In this video, we are discussing two viral disease. इसके पहले हमने 6 डिसीज ऑलरेडी पूरे किए। 2 बैक्टीरियल थे, टाइफॉइड निमोनिया, 2 प्रोटोजुआन पैरासिटिक डिसीज थे, मलेरिया और अमेबियासिस, और 2 हेल्मेंथिक डिसीज थे, म्हणजे नेमॅटोडल डिसीज होते, एस्केरियासिस आणि फिलेरियासिस। तो इस वीडियो में हम 2 वायरल डिसीज देखने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब मुझे बताओ कि किसी साइंस के स्टूडेंट को जब यह पूछा जाएगा कि एड्स हुआ मतलब क्या हुआ, तो वो कहेगा कि जब किसी व्यक्ति को HIV नाम के वायरस का होगा इन्फेक्शन, तो उसे एड्स हो जाएगा। जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला HIV नावाच्या एका व्हायरसचं इन्फेक्शन होतं, तेव्हा त्याला एड्स होतो, असं सायन्सचे विद्यार्थी म्हणतात। पण असं नसतं, ये सही नहीं है। तो सही क्या है सुनो। जब किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश HIV नाम के वायरस का इन्फेक्शन होता, तब वो केवल HIV पॉजिटिव रहता, उसे अभी एड्स नहीं हुआ। तो सर उसको एड्स कब होगा? जब उसके अंदर की हेल्पर टी सेल बहुत कम हो जाएगी और उसकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो उसने खुद ने प्राप्त की है, वो जब कोलैप्स होगी, तब कहते हैं कि उसको हुआ है एड्स। मैं उदाहरण देता हूं कि ये कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ी, और उसके दुर्भाग्य से त्याला असं रक्त देण्यात आलं जे HIV संक्रमित होतं, बाधित व्यक्तीचं होतं। मग त्याच्या आज शरीरात जर आले व्हायरस, तर आज त्याला एड्स आहे का? नाही। 3 साल से 10 साल तक उस व्यक्ति के अंदर वो वायरस सोया रहेगा। जिस दिन वो हैवान जाग जाएगा वायरस, इट विल किल मोर एंड मोर हेल्पर टी सेल, तब जाके उसमें आएंगे सिम्टम्स। तो ये नीट क्वेश्चन भी था। द पेशेंट शो द सिम्टम्स ऑफ एड्स व्हेन मोर एंड मोर हेल्पर टी सेल्स आर किल्ड। और जब उसकी अक्वायर्ड इम्युनिटी हो जाएगी कोलॅप्स, त्यांनी प्राप्त केलेली स्वतःची त्याची जी रोगप्रतिकारक क्षमता आहे, ती जेव्हा नष्ट होईल, तेव्हा त्याला म्हणा की याला एड्स झाला। म्हणजे एखादी सुई आहे, निडल, इट हॅज बीन यूज्ड फॉर सेव्हरल एड्स पेशंट, अँड ऍक्सिडेंटली इफ दैट needle pricks to me, no, I am not AIDS patient, I am only HIV positive। और जिस दिन मेरी अक्वायर्ड इम्यूनिटी कोलैप्स हो जाएगी, हां, उस दिन मुझे हुआ एड्स। तो व्हाट इज एड्स? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब HIV नाम के वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद कुछ वर्षों के बाद जब अक्वायर्ड इम्यूनिटी नष्ट हो जाती, तब उसे होता है एड्स। सिर्फ HIV के इन्फेक्शन से एड्स नहीं होता। तो सर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को HIV वायरस का इन्फेक्शन हुआ और हमने इस वायरस को कंट्रोल में रखा, वायरल लोड को कम रखा, और उसे हेल्पर टी सेल को नष्ट होने नहीं दिया, तो फिर ही सर्वाइव नॉर्मली, उसे एड्स होगा ही नहीं। तो ये हुआ करेक्ट मीनिंग ऑफ द एड्स। मग आता काय समजलं की नुसतं HIVचं इन्फेक्शन झालं की एड्स होतो का? नाही।
इन्फेक्शन झाल्यावर जेव्हा अक्वायर्ड इम्युनिटी नष्ट होते तेव्हा त्याला होत असतो एड्स. अब इसकी एक छोटी सी मैं हिस्ट्री बताता, सुनो. 1970 में अफ्रीका के मैकाकस मंकी में एक रोग हुआ जिसकी वजह से उनकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी नष्ट हो गई. तब इस रोग का नाम पड़ा था सेड्स, माने सेमियन एड्स. In 1970 in Africa, when macaques monkey were infected with certain virus, because of which the monkey lost their acquired immunity, people used to call that disease as simian AIDS. 1970 साली आफ्रिकेमध्ये जे माकडं होते त्यांना एका व्हायरसचं इन्फेक्शन झालं आणि त्या माकडांची अक्वायर्ड इम्युनिटी नष्ट झाली. तेव्हा त्या रोगाचं नाव ठेवलं होतं सेड्स म्हणजे सेमियन एड्स. आगे सुनो. इन 1981 1981 फॉर द फर्स्ट टाइम द एड्स वॉज रिपोर्टेड इन ह्यूमन. माने संसार का पहला एड्स का मनुष्य जिसे एड्स हुआ वो रिपोर्ट हुआ था 1981 में, 1981 में, फ्रॉम हेताई इन युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. म्हणजे जगातला एड्सचा पहिला रोगी कधी सापडला? 1981 मध्ये अमेरिकेत हेताई नावाच्या शहरामध्ये. तो सुनो, फिर बड़ी अटकलें लगाई गई, बड़ा सोच विचार हुआ कि बंदरों का रोग इंसान में कैसे आया होगा. मग एड्स हा तर माकडांचा रोग आहे, तो मनुष्याला कसं झाला असेल? द टू थॉट केम, दो ओपिनियन आए. एक का कहना था कि हो सकता कि जो एड्स बाधित बंदर है उसने इंसान को खरोच लिया या काट लिया एंड द डिसीज इज ट्रांसफर्ड इन ह्यूमन. किसी ने कहा कि जो पोलियो वैक्सीन बना था वो बंदरों में बनाया था और उसका उपयोग इंसानों में हुआ था. द पोलियो वैक्सीन वॉज प्रिपेयर्ड इनसाइड द मंकी एंड वॉज यूज्ड फॉर ह्यूमन. सो प्रोबॅबली बाय दॅट वे इट वॉज ट्रान्सफर्ड. म्हणजे पोलिओचं लस जी बनवली ती माकडांमध्ये आणि माकडांमध्ये बनलेली लस माणसाला वापरली तर ह्या लशीतून हा रोग आला असू शकतो. तो दोनों ओपिनियन करेक्ट हो सकते. आगे सुनो. इन सम 1983 मिस्टर मॉन्टैग्नियर कॉल दिस वायरस एज अ LAV. म्हणजे मॉन्टॅग्नियरनी या व्हायरसला काय नाव ठेवलं ज्याने एड्स होतो त्याला? LAV, लिम्फ एडनोपैथी एसोसिएटेड वायरस. क्योंकि एड्स जब होता ना तो जो लिम्फ नोड्स रहती, तो हमने इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन में कहा कि लिम्फ नोड वैसे तो पूरे शरीर में है पर उनकी तादाद नेक, आर्मपिट एंड ग्रॉइन में अधिक है. तो ह्या ज्या लिम्फ नोड असतात ना त्याच्यावर सूजन येते, त्याला म्हणतात लिम्फ एडनोपैथी. तो मिस्टर मॉन्टैग्नियर से कि लिम्फ एडनोपैथी एसोसिएटेड वायरस से होता है एड्स. मिस्टर गॉल कहते कि मैं इस वायरस को कहूंगा HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस. ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस माने ऐसा वायरस जो ह्यूमन के टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता. तो अब देखो इस वायरस के दो नाम सामने आए. LAV लिम्फ एडनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, HTLV ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस. 1986 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स हुई
and unanimously it was decided to nomenclate this virus by the name human immunodeficiency virus. So in 1986, this virus was named as HIV, human immunodeficiency virus. म्हणजे 1970 ला हा रोग पहिले माकडांना झाला आफ्रिकेत. 1981 मध्ये माणसाला रिपोर्ट झाला एड्स होतो म्हणून. कोणी मॉन्टॅग्नियर नावाच्या डॉक्टरांनी म्हटलं हा LAV मुळे होतो, कोणी गॉलनी म्हटलं हा HTLV मुळे होतो. शेवटी याचं नाव ठेवलं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. हमारे देश में पहला एड्स का मरीज 1985 में मिला था. दुनिया में 1981 में और हिंदुस्तान में 1985 में. यू डोंट बिलीव, पिछले 25 साल में करीब करीब 2.5 करोड़ लोग दुनिया में इस रोग से मरे हैं. Some 25 million people died of AIDS. So it's a fatal disease. AIDS do not have a cure. AIDS बड़ा होत नहीं, बस एड्स के रोगी के लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं. तो इसके लिए अब इस पे कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई फॉर्म ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो जानकारी ही बचाओ. If every one of us know everything about AIDS, तो फिर किसी को एड्स नहीं होता. तो अभी हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है. तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार दुनिया में इसका मरीज मिला था 1981 में इन US. अब थोड़ा आगे जाते हैं. कि हा जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसका इन्फेक्शन होने के बाद कुछ वर्षों में जब अक्वायर्ड इम्यूनिटी कोलैप्स होती तो एड्स होता. तो इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? तो मेरा तीसरा टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कॉजिंग एड्स. सुनो, दिस वायरस इज अ रेट्रोवायरस. तो सर रेट्रोवायरस म्हणजे ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है और वो होस्ट सेल में अपने RNA से DNA बनाता है. तो 12वीं में, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि DNA से RNA बनना माने ट्रांसक्रिप्शन और RNA से DNA बनना माने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करतो RNA पासून DNA बनवतो त्याला म्हणतात रेट्रोवायरस. तो हा व्हायरस कोण आहे? रेट्रोवायरस. दिस व्हायरस इज एनवलप्ड, याला कव्हर आहे, कॅप्सिड म्हणतात व्हायरसच्या कव्हरला. बघा, हाही नीट क्वेश्चन होता. आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन कि ये वायरस कैसा है? एनवलप है, इसके पास लिपिड बाइलेयर है. ये देखो, इस वायरस का एक चित्र मैंने बनाया. तो सबसे पहले ये है 2 लिपिड लेयर. सो लिपिड बायलेयर म्हणजे लिपिड लिपिड अशी लिपिड बायलेयर. मग हा जो हे स्पोक्स मी काढले आहे, तो ये स्पोक माने ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ये बाहर का जो राउंड है ये है ग्लाइकोप्रोटीन 120. सो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 120, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 41. दे आर एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर. तो आता तुम्हाला काय समजलं? तो सर ऊपर से लिपिड,
वापस एक बार लिपिड, तो लिपिड बाइलेयर, बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन, GP41, GP120. आता फर्ज करो कि दिस इज लिपिड, लिपिड झालं लिपिड बायलेयर. ये जो स्पोक्स है GP41, ये जो राउंड्स है GP120, तो इसके अंदर दो प्रोटीन कोड्स भी है. तो ये जो एक प्रोटीन कोड है दैट इज प्रोटीन 17, P17. ये और एक प्रोटीन कोड है, दिस इज P24. सो दोन लिपिड लेयर, GP41, GP120, आतमध्ये प्रोटीन 17, प्रोटीन 24. अब उसके अंदर है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. The genetic material of this virus is single stranded RNA. पण त्याच्या दोन कॉपीज आहे, म्हणून मी दोन कॉपीज काढल्या. रिमेंबर, जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस व्हायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आणि याच्या कॉपी दोन आहे. और ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सर ये एंजाइम की क्या जरूरत है? सो यही वो एंजाइम है जिसकी वजह से ये वायरस अपने आरएनए से डीएनए बना सकता, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता. तो दिस इज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो मैंने आपको बताया लिपिड बाइलेयर, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, प्रोटीन 17, प्रोटीन 24, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की दो कॉपीज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ऐसा है इस वायरस का स्ट्रक्चर जिससे होता है एड्स. अब थोड़ा आगे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते कि सर जब ये वायरस किसी के शरीर में आता है तो फिर क्या होता, ये किसे टारगेट करता, और फिर ये जब जाग जाएगा 5 से 10 साल में तो फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे नष्ट होगी. फर्ज करो मैं 44 साल का हूं, दुर्भाग्य से ये वायरस मेरे अंदर आया, तो मैंने अपने 44 साल के लाइफ में जो इम्यूनिटी प्राप्त की है वो कैसे नष्ट कर देता, ये इसका मैकेनिज्म क्या है. तो मैंने एक टाइटल बनाया, हाउ अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज लॉस्ट. तो सुनो, व्हेन दिस वायरस गेट एक्सेस इन द बॉडी बाय सम और अदर वे, वो वेज हमें डिस्कस करने हैं. म्हणजे जेव्हा या व्हायरसला शरीरात प्रवेश मिळतो, जब ये वायरस अंदर आता, तो इसके दो टारगेट है. एक है मैक्रोफेज जो ब्लड में भी रहती है और जो टिश्यू में भी रहती है. हमारी त्वचा के नीचे जो अरेओलर टिश्यू रहता ना, उसमें मैक्रोफेज होती है, और हमारे ब्लड में भी मैक्रोफेज होती है. तो इसका टारगेट है मैक्रोफेज. साइमल्टेनियसली इट अटैक ऑन हेल्पर टी सेल. अब आप जानते हैं, मैंने इम्यूनिटी बहुत डिटेल में लिया है कि हेल्पर टी सेल विच आर कमांडर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, उन पे इसका साइमल्टेनियस अटैक होता. तो अभी मैंने क्या कहा कि जब ये वायरस शरीर में आता
तो ये मैक्रोफेग को इन्फेक्ट करता और हेल्पर टी सेल को। देखो ये वायरस कितने इंटेलिजेंट रहते। फर्ज करो ये वो वायरस है। जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता तो वायरस अंदर नहीं जाता, उस वायरस का केवल आरएनए माने जेनेटिक मटेरियल और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम अंदर जाता। मतलब आपने कहा कि वायरस को कवर है जी, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, हां जी। अब आप कहते हैं कि वायरस जब किसी सेल को इंफेक्शन करता तो वायरस अंदर नहीं जाता, नहीं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजता, अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अंदर भेजता, और वो जो कवर है जिसको मैंने कैप्सिड कहा वो बाहर ही रहता, उसे कहा है घोस्ट। तो ये देखो, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए समझो अंदर चले गए, एंजाइम भी चले गया, तो अब ये कवर बचा, इसे कहो घोस्ट माने भूत। अब देखो क्या हुआ, ये वायरल आरएनए अंदर आ गया, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आणि आता व्हायरल आरएनए पासून बनला व्हायरल डीएनए। तो ये देखो अंदर आया व्हायरल आरएनए, त्यांनी पटकन केलं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आणि बनला व्हायरल डीएनए। और अब ये जो वायरल डीएनए है वो हमारे डीएनए में मिक्स हो गया। जैसे कहीं 1000 हिंदुस्तानी फौज के सदस्य हैं और उसमें कोई बाहरी व्यक्ति उसी लिबास में अगर आ जाए दूसरे देश से, तो पहचानोगे कैसे? तो वैसे हमारा जो डीएनए है होस्ट का, तो उस वायरस ने अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया और वो डीएनए हमारे डीएनए में छिप गया। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमारी इम्यून सेल को बड़ी अब मशक्कत करनी है, समझ में ही नहीं आ रहा कि दुश्मन कहां है। तो जब वायरस इन्फेक्ट द होस्ट सेल, इट पेनिट्रेट इट्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए। Immediately the viral RNA became viral DNA due to reverse transcription, and viral DNA get mixed up with the host DNA. अब हमारी जिस सेल में वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया था, मतलब ये सेल, वो बेचारी हाईजैक हो गई। वायरसेस आर वेरी इंटेलिजेंट, उनके पास कुछ भी सामान नहीं है, उनका अपना जेनेटिक मटेरियल केवल है। जब उन्होंने उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर भेज दिया, आरएनए, वायरल आरएनए, वो बन गया वायरल डीएनए। वायरल डीएनए छिप गया हमारे डीएनए में और उसने हमारी सेल को हाईजैक किया। जैसे आतंकवादियों ने किसी प्लेन को अगर हाईजैक किया तो पायलट एंड को पायलट वही करेगा जो मिलिटेंट्स चाहेंगे, तो बिचारी हमारी सेल हाईजैक हो गई, मजबूर हो गई। अब ये वायरस हमारी सेल को आदेश देगा कि मेरा जेनेटिक मटेरियल बनाओ, मेरा कवर बनाओ। तो बिचारी होस्ट की सेल प्रिपेयर द कोट ऑफ द वायरस एंड आरएनए ऑफ द वायरस। तो अब होस्ट सेल में नए वायरस बन रहे। तो this macrophage host cell act as a factory of producing the viruses, और ये वायरसेस जब इस मैक्रोफेज से बाहर आते तो ये मैक्रोफेज नष्ट नहीं होती, इट कंटिन्यू एज अ फैक्टरी ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू वायरसेस। अब देखो ये जो नए वायरस बाहर आए, अब इनको जहां जहां दिखेगी सर्कुलेशन में हेल्पर टी सेल, उसे वो नष्ट करेंगे।
तो आपका फटाफट रैपिडली हेल्पर टी सेल्स कम हो जाएगी। और आप जानते कि हेल्पर टी सेल किलर टी सेल को रिक्रूट करती है टू किल द पैथोजन। म्हणजे हेल्पर टी सेल जो हमारे कमांडर है वही फूड सोल्जर को बोलते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। अब कमांडर ही मर गए तो फूड सोल्जर्स क्या करेंगे? हेल्पर टी सेल ही ह्यूमरल इम्यूनिटी के बी सेल को उकसाती थी बनाने के लिए एंटीबॉडीज। तो अब ना किलर्स काम करेंगे, माने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी काम नहीं कर रही और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी काम नहीं कर रही। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टुगेदर कॉल्ड अक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हो गई कोलैप्स। और अगर ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी कोलैप्स हो गई तो जैसे किसी के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, गर्दन को भी कहीं पे लटका दिया, बांध दिया, अब वो डिफेंस ही नहीं कर सकता, तो वैसे उसके हाल हो जाते। अब उसकी रोग प्रतिकार क्षमता ही नष्ट हो गई। अब वो बन गया अपॉर्चुनिस्टिक फॉर एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन जो नॉर्मल लोगों में नहीं होते। जैसे माइकोबैक्टीरियम जिससे टीबी होता है, वो हेल्दी पर्सन को कभी टीबी नहीं होता था, आपने देखा है। इम्यूनो कंप्रोमाइज व्यक्ति को ही टीबी होता है। कुछ फंगाई, वायरसेस जो नॉर्मल व्यक्ति को जिनसे इंफेक्शन नहीं होते, अब इस व्यक्ति को होंगे, अब इसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते। कारण याची रोग प्रतिकार क्षमता नष्ट झाली। मतलब जैसे कोई जहरीला सांप है और उसका जहर का दांत ही निकाल लिया तो बच्चे भी खेलेंगे अब उसके साथ, वैसे वो होस्ट के हाल करता है। कुछ पैरासाइट्स है जैसे कि टैक्सोप्लाज्मा, इसका भी इंफेक्शन उस व्यक्ति में अब हो सकता है। और एड्स से मौत नहीं आती। एड्स वायरस इज वेरी सेफ। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट। आई नो कि एड्स वायरस से किसी को मौत नहीं आती। ये वायरस रोग प्रतिकार क्षमता को नष्ट करता, और रोग प्रतिकार क्षमता नष्ट होने से उस बंदे को कोई भी डिसीज होता उससे मौत आती। जैसे अब ये मजाकिया अंदाज में बताता, सिर्फ मेरा उद्देश्य आपको समझना चाहिए कि किसी मुजरिम ने कोर्ट में कहा कि नहीं, जैसा मैंने उसको नहीं मारा, मैंने केवल हाथ पैर बांध के उसको पानी में फेंक दिया, अब मैं क्या करूं, वो मर गया तो, या मैंने किसी मरीज का ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया। तो वैसे ये खुद कुछ नहीं करता, इससे इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाती, डिफेंस ही जीरो हो जाता, उससे अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होते, और इससे उसकी मौत होती है। सो दिस इज हाउ अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज लॉस्ट, माने हेल्पर टी सेल ही नष्ट हो गए, तो फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी काम नहीं करती। अब हमें देखना है इसके सिम्टम्स क्या है। वैसे तो इसकी ग्रुप ऑफ सिम्टम है, सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। जैसे जब हेल्पर टी सेल नष्ट हो रही थी तो लो ग्रेड फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, म्हणजे ताप असतो, कमी असतो पण खूप दिवस, बुखार जो कम है पर कई दिनों तक, प्रोलॉन्ग्ड कफ म्हणजे खोखला, नॉट एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग, स्मोकर को हमेशा खांसी रहती, वो नहीं, प्रोलॉन्ग्ड डायरिया, लूज मोशंस, नाइट स्वेट, रात को पसीना आना, वेट लॉस, उसको वेस्टिंग सिंड्रोम कहते, 10% वेट लॉस विदाउट एनी एक्सप्लेन्ड रीजन, और बहुत सारे उसके वैसे सिम्टम्स रहते। उसके सिम्टम्स को 4 कैटेगरी में डालते हैं जिसका आपको काम नहीं है। क्रॉनिक इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज,
AIDS related complex and full blown AIDS stage. It's a beyond discussion of our syllabus. तो मैंने जनरल सिम्टम्स आपको बताए कि लो ग्रेड फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड डायरिया रहता है, उसको प्रोलॉन्ग्ड कफ रहता है, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट होते हैं, लिम्फ एडनोपॅथी होती है, म्हणजे लिम्फ नोडवर सूजन येणे, कॅपोसिस सार्कोमा नावाचा कॅन्सरही होतो त्या रोग्याला, शरीर पर नीले रंग के धब्बे आने, एक प्रकार का कैंसर है कैपोसिस सार्कोमा, ऐसे लक्षण आते हैं। अब ये आपको बड़ी काम की चीज है कि what is the source of pathogen? तो यदि मैं ये कहूं कि इस व्यक्ति को एड्स हुआ है, जर मी असं म्हटलं की या माणसाला एड्स झाला, तो कोई 8वीं 9वीं कक्षा का स्टूडेंट है, उनसे हमारा डिस्कशन हो रहा है, उसने कहा सर इसको एड्स कैसे हुआ? तो इसके अंदर आ गया था HIV, मतलब एड्स की वजह क्या है? इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस HIV। अब उसने पूछा कि ये HIV कहां से आया, तो हमने कहा एड्स के मरीज से। तो इस व्यक्ति को भी है एड्स, तो या माणसाला एड्स झाला कारण याच्या शरीरात हा HIV व्हायरस आला। कुठून आला? ज्याला कोणाला आहे एड्स त्याच्या शरीरातून। पर सर जिस किसी को एड्स है, जिससे इस वायरस का संक्रमण हुआ, तो उसमें कहां है ये वायरस? तो दैट इज अ सोर्स ऑफ पैथोजन। तो सुनो, this virus is present in more quantity in a AIDS patient, in semen, म्हणजे तो पुरुष असेल तर त्याच्या वीर्यामध्ये ते व्हायरस आहे, जर तो एड्स पेशंट असेल तर वजाइनल सिक्रीशन, ये जो बाधित व्यक्ति है वो अगर महिला है तो वजाइनल सिक्रीशन उसमें भी भारी मात्रा में है। ब्लड सीरम म्हणजे सीमेन में, वजाइनल सिक्रीशन में, ब्लड सीरम में, और अगर वो छोटे बच्चे की माता है तो मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, और सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है तो एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये बड़े काम की चीज इसलिए मैंने कहा कि जिसको समझ में आता है सोर्स ऑफ पैथोजन, वो समझ सकता मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जिसको समझ में आता मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो जानता प्रिवेंशन। तो सीमेन, वजाइनल सिक्रीशन, ब्लड सीरम, ब्रेस्ट मिल्क, इसमें वायरस अधिक मात्रा में रहता है। कम मात्रा में सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज अ सोर्स ऑफ पैथोजन। अब आप लॉजिक लगाओ, इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में एड्स कब आएगा? तो सर जाहिर है कि सीमेन में है और ये कोई महिला है, तो इस पुरुष के साथ जब इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट आएंगे तब। अगर ये महिला है तो वजाइनल सिक्रीशन में है, तो इस पुरुष के जब आएंगे इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट तब। या फिर ऐसे बाधित व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया गया विदाउट थॉरल चेकिंग, या फिर ये दोनों ड्रग यूजर्स है, इंट्रावेनस ड्रग यूजर,
तो इसकी निडल इसने यूज करी, या फिर ये कोई माता है और ये उसका दूध पीता बच्चा है, या फिर ये कोई माता है और ये फीटस है, तो अम्नियोटिक फ्लूइड प्लासेंटल ब्लड के जरिए। तो दिस इज द सोर्स ऑफ पैथोजन। नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। एड्स का फैलाव कैसे होता है समाज में? तो पहला है सेक्सुअलिटी, दैट इज वन हु हैज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या टू हैव अ सेक्स विथ अ हाई रिस्क पर्सन, दैट इज वन वे of spreading of AIDS. Second is blood transfusion. तो थैलेसीमिया के मरीज हो सकते, सिकल सेल एनीमिया के मरीज हो सकते, जिनको रेगुलर ब्लड लेना होता है और थर्ड चेकिंग नहीं हुआ ब्लड का और ब्लड उनको चढ़ाया जाएगा तो उनको इन्फेक्शन होगा। तो पहिला मार्ग असतो या रोगाचा फैलाव होण्याचा की ज्याला कोणाला मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स आहे। दूसरा अनचेक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा इंट्रावेनस ड्रग यूजर। तो सुई से नशीले पदार्थ जो लोग लेते हैं वो एक दूसरे की निडल सिरिंजेस को शेयर करते, उसमें से किसी व्यक्ति को अगर एड्स है तो उसके जरिए बाकी लोगों को भी फैलेगा। नेक्स्ट मदर टू चाइल्ड या मदर टू फिटस, म्हणजे आईकडनं दुधावाटे तिच्या लहानशा बाळाला, मां से दूध पीते बच्चे में, मां से उसकी कोख में जो फिटस है उसमें ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन उसको टर्म है। मतलब व्हेन द डिसीज इज कैरिड फ्रॉम मदर टू हर फिटस, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। तो ये 4 तरीकों से एड्स फैलता है। तो सर फिर एक्सीडेंटल पिन प्रिक, म्हणजे एड्स के मरीज की सुई गलती से चुभ गई तो देर आर चांसेस। शेयरिंग द रेजर ब्लेड, शेविंग ब्लेड, देर आर चांसेस। तो ये इससे चांसेस रेयर है पर है। तो सर हमारे समाज में जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर करो। समाजामध्ये जो गैरसमज आहे तो दूर करण्यासाठी एड्स के मरीज से हाथ मिलाने से, उससे हक करने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके बिस्तर पे बैठने से, उसका टॉवेल यूज करने से, उसके बर्तन यूज करने से, उसके साथ टॉयलेट शेयर करने से, उसके साथ तैरने से, उसके साथ स्कूल में पढ़ने से एड्स नहीं होता। म्हणजे एड्स फक्त सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट नहीं होतो हाय रिस्क पार्टनर सोबत, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होतो, निडल सिरिंजेसच्या शेयरिंग नहीं होतो, बाधित महिला से दूध पीते बच्चे में, बाधित महिला से कोख में जो बच्चा है उसमें होता है, पर बाकी सारी चीजें कहीं सुनी है। म्हणजे एड्सच्या रोग्याला आपण भेटायला गेलो, हात मिळवलं, आलिंगन दिलं, त्याच्या बेडवर बसलो, त्याचा टॉवेल वापरला, त्याचे कपडे वापरले, त्याच्यासोबत शाळेत आपण जर शिकलो, त्याच्यासोबत जर स्विमिंग पूलमध्ये पोहलो किंवा तो ज्या टॉयलेटमध्ये जाते ते टॉयलेट वापरलं, त्याला चावलेलं मच्छर आपल्याला चावलं, यानी एड्स फैलत नाही। ये सब कहीं सुनी बातें एंड हेंस दोज पीपल्स मस्ट नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। आपको एक उदाहरण दिया है चांदी ब्रदर्स का कि वो बच्चों को 4 स्कूलों ने निकाल दिया क्योंकि उनके माता पिता को एड्स से मौत आई थी।
तो दिस इज द ब्रिक ऑफ इनजस्टिस। एड्स पेशंट की तरफ एम्पथी और कॉम्पॅशन होना चाहिए। म्हणजे त्या मुलांच्या जागी जर आपण स्वतःला समजलं तर हा किती मोठा अन्याय आहे। त्यांच्या आई वडिलांना रोग झाला म्हणून त्यांचा काही दोष नाही, तरी त्यांना, कारण शाळेत सोबत बाकीच्या विद्यार्थ्यांना कसा होईल, और इसीलिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है जो हम लोग इस माध्यम से ले रहे। देन हमें देखना है प्रिवेंशन, इसको रोका कैसे जा सकता। पहले तो नॉट टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, हाई रिस्क पार्टनर सोबत कॉन्टैक्ट नको। दूसरा, कहीं जगह पे सेक्स अनअवॉइडेबल होता है, जैसे मैं जानता हूं कि आप छोटे हैं पर इट्स अ पार्ट ऑफ माय एजुकेशन, तो मुझे बताना होगा कि कोई मरीज है जिसे एड्स है तो उसके कांटेक्ट उसके वाइफ के साथ तो होंगे, तो ऐसे वक्त यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस लाइक कंडोम। पहले तो नॉट टू हैव अ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, दूसरा वेयर द कॉन्टैक्ट्स आर अनअवॉइडेबल, यूज प्रोटेक्टिव डिवाइस लाइक कंडोम। देन जो निडल सिरिंजेस है वो आजकल डिस्पोजेबल है, वो कंपलसरी हो गया है, उससे भी प्रिवेंशन होता है। ब्लड शुड बी थॉरली चेक्ड बिफोर इट इज ट्रांसफ्यूज। एंड वो जो मां है जिसे एड्स है उसने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो ऐसे तरीकों से उसको रोका जा सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने से। देन इज हमें देखना है कि सिम्टम देखे, सोर्स ऑफ पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसको प्रिवेंट कैसे करना है। अब किसी व्यक्ति में अगर एड्स के लक्षण पाए गए, कोई डॉक्टर ने कहा कि ये सारे लक्षण मुझे एड्स जैसे लग रहे, तो घबराने की कोई बात नहीं, मौत नहीं आती ट्रीटमेंट लेने से, वो पहला दौर था। अभी लेटेस्ट रिसर्च आप पढ़ोगे तो रेयरली डेथ आती है, बट रेगुलर ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तब की बात मैं कह रहा हूं। तो एड्स के लक्षण अगर दिखाई दिए और डॉक्टर चाहते कि इस बात को मैं टेस्ट करूं, जसं टायफॉइड साठी होती विडाल टेस्ट, तसं एड्स की टेस्ट क्या रहती। पहले तो इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इलाइजा सेरोलॉजी बेस है। मतलब जिस बंदे में एड्स के लक्षण नजर आ रहे, अगर सचमुच में उसको एड्स है तो एंटीबॉडीज होगी उसके ब्लड में, और पैथोलॉजी वाले मतलब टेस्टिंग लैब वाले एंटीजन डालेंगे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलाइजा। जिस बंदे को एड्स के लक्षण नजर आ रहे तो उसमें एंटीजन होगा, अब टेस्टिंग वाले एंटीबॉडी डालेंगे, अग्लूटिनेशन होगा। दिस इज इनडायरेक्ट इलाइजा। सर इलाइजा तो प्रेग्नेंट लेडी की भी पॉजिटिव आती है, टीबी पेशेंट की भी आती है, रूबेला वाले की भी पॉजिटिव आती, मतलब क्या कंफर्म हो गया? नहीं, अभी जिसकी इलाइजा पॉजिटिव आती है उसको दूसरी टेस्ट करनी होती है WBT, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। म्हणजे हा कोणी तुमचा पेशंट आहे, याची इलाइजा पॉझिटिव्ह आली तर म्हणायचं सध्या नाही, आपल्याला WBT करू दे, वो कंफर्म करती है। तो फिर इलाइजा का फायदा क्या? अगर इलाइजा निगेटिव आती तो फिर WBT करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए प्राइमरी टेस्ट इज इलाइजा, कंफर्मेटरी टेस्ट इज WBT। उसके बाद ट्रीटमेंट की हम बात करें तो हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, इसमें ऐसी मेडिसिन होती है
जो वायरस को सप्रेस करती है, उसे मल्टीप्लाई नहीं होने देती, वायरल लोड कम हो जाता है और इम्यूनिटी को बचाया जाता है। तो हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इंक्लूड द ड्रग्स लाइक रिबाविरिन, जिडोविडिन एटसेट्रा। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको देना है नैको। कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन सोसाइटी को देने का काम करती है कि उसके फैलाव के कौन से तरीके हैं, कौन सी बातें कहीं सुनी हैं, उससे बचाव कैसे किया जा सकता। यह इंफॉर्मेशन देने वाली एक संस्था है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एम्पैथी एंड कॉम्पैशन की वो चांदी ब्रदर्स की स्टोरी आपको बताई। ये मैंने मैक्सिमम चीजें एड्स के बारे में कवर करने की यहां कोशिश की है। तो ये एक वायरल डिसीज अभी हो गया एड्स, और दूसरा एक वायरल डिसीज अगले वीडियो में आएगा, दैट इज कॉमन कोल्ड और राइनिटी।